हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। आज का वीडियो जो है वो फोर्स के चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो बचे हुए जो कंसेप्ट्स है फोर्स के आज के वीडियो के अंदर हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला कंसेप्ट बेटा जो हमें करना है आज, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट जो है ये कौन सी सिचुएशन के लिए डिफाइंड है। यह डिफाइंड है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, अगर जो पार्टिकल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम ये कंसेप्ट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम है तो हम इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्री रिक्विजिट है, यानी कि पहली की कंडीशन है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स जो है हम इसे कर सकते हैं अप्लाई। अब ये होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोला जाता है, मान लीजिए कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं और कुछ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो एंटी क्लॉकवाइज का सम और क्लॉकवाइज का सम मिलके क्या होगा? बराबर होगा। इज दैट राइट? तो इसीलिए हम लिखते हैं कि सम ऑफ, या तो एंटी क्लॉकवाइज बोल लो या फिर पॉजिटिव मूवमेंट्स, या तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स या सम ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव मूवमेंट्स। क्लियर है क्या? सम ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव मूवमेंट्स। ये बेसिक प्रीमाइज है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स का। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस से हमें ऐसा सिचुएशन गिवन है कि a uniform meter rules rest horizontally on a knife edged at 60 centimeter mark when a mass of 10 gram is suspended from one end. Draw a diagram of the arrangement. पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लो कि यह एक स्केल है। इस स्केल के ऊपर देखो क्या होगा, 0 से, मीटर स्केल है तो मीटर में क्या होता है, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, जब भी तो 1 मीटर बनेगा ना। तो बीच में ये कहीं ना कहीं सेंटर है, तो सेंटर से हल्का से आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा 60 सेंटीमीटर वाला मार्क। तो हमें बोल दिया गया कि जो 60 सेंटीमीटर वाला मार्क है वहाँ पे इसे रेस्ट करा गया किसी नाइफ के ऊपर। तो मान लेते हैं इसे 60 सेंटीमीटर वाले मार्क के ऊपर ये एक नाइफ के ऊपर रखा हुआ है, और हमें बोल दिया गया कि अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। तो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक अरेंजमेंट है। तो हमें बोल दिया गया कि लेट अस से मास कितना है इसके अंदर, 10 ग्राम मास हमने सस्पेंड किया हुआ है। तो एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड। तो हमें बोल दिया गया कि किस एंड के ऊपर ये मास सस्पेंड होना चाहिए। तो एक चीज़ इमेजिन करो बेटा कि अगर मैं इस एंड के ऊपर मास सस्पेंड कर देता हूँ तो ये सारा का सारा पलट जाएगा। लेकिन देखो इसके दो हिस्से हैं, एक ये वाला पार्ट है, यह है 60 सेंटीमीटर का, एक यह वाला पार्ट है, यह है 40 सेंटीमीटर का। तो ऑब्वियसली इस केस में हैवियर साइड कौन सी है, 60 सेंटीमीटर वाली। तो एज ऑफ नाउ अगर स्केल को ऐसे ही रखा जाएगा तो ये इस तरफ पलट जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये पलटे, तो मास को हमें इस एंड पे सस्पेंड करना पड़ेगा। तो हम इस तरफ क्या कर देंगे, 10 ग्राम का मास जो है वो सस्पेंड कर देंगे, जिससे कि ये हैवियर साइड का जो एक्स्ट्रा वेट है ये क्या हो सके, बैलेंस हो सके। इज इट क्लियर? तो हमने 10 ग्राम का मास जो है वो इस जहाँ पे 40 सेंटीमीटर है उधर हमें सस्पेंड करना पड़ेगा, राइट। फिर हमसे बोला व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। ये जो स्केल है इसका कितना मास है। पहली बात मान लेते हैं इसका मास जो है, इसका मास है m ग्राम्स के बराबर। अब देखो यह मास इसके सेंटर से अप्लाई करना है हमने, जब भी करना है हम यहाँ पे बोलेंगे देखो 0 है, बीच में कहीं ना कहीं 25 है, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 75 होगा और यहाँ पे 100 है। तो जो इसका सेंटर है
वहां से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसका मास। हमेशा सेंटर के ऊपर लगता है, इसके ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे, इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बुलाते हैं। अब देखो, अगर इसका मास m है तो इसका वेट किसके बराबर होगा, m इंटू जी के बराबर। मास है m तो वेट किसके बराबर होगा, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि mg के बराबर। तो यहाँ पे कितना बेटा वेट लगा, यहाँ पे लगा mg। इज इट क्लियर? तो इसको एक बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म में देखते हैं। देखो एकदम इसका आसान वर्जन हम देखेंगे। मान लो कि ये मीटर स्केल है, ये ज़ीरो वाला मार्क है, ये 100 वाला मार्क है, और कहीं पे जहाँ पे 60 वाला मार्क है वहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक नाइफ रखा हुआ है। तो अब देखो हुआ क्या, मास कौन कौन से हैं, एक तो 100 के ऊपर है कौन सा, 10 ग्राम मास। सिमिलरली एक 50 के ऊपर, 50 यानी कि सेंटर के ऊपर, यहाँ पे मास कितना है बेटा, m मास। अब अगर डिस्टेंसेस की बात करें, रोटेशन इस पॉइंट से हो सकती है, तो यहाँ से यह 10 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से यह 50 सेंटीमीटर दूर है। क्लियर है? तो मैं ये डिस्टेंसेस को थोड़ा और क्लियरली बता देता हूँ आपको। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, ये कितना है, यह है 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये कितना है, यह है 50 सेंटीमीटर अपने पास। तो आई विल राइट, सॉरी नॉट 50, दिस इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो सम ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहली बात तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, m इंटू जी इंटू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसके बराबर होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, 10 इंटू जी यानी कि ग्रेविटी, इसको जी से लिख देते हैं ताकि जी से जी कैंसिल आउट कर सके हम, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, 40 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मास ऑफ द स्केल जो आएगा ये किसके बराबर आएगा, 40 ग्राम्स के बराबर आ जाएगा। तो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ द स्केल। तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, मास ऑफ द स्केल कैलकुलेट कर रहे थे, और कंसेप्ट कौन सा अप्लाई किया हमने, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कंसेप्ट हमने अप्लाई किया। राइट, ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब समझते हैं पहले। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, अगर मास है m तो वेट होता है जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg के बराबर। अब ये जो वेट है, मास m था, तो इसकी वजह से जो वेट हम बनाते हैं, तो ये हमने बना दी कि यहाँ पे लग रहा है ये वेट mg के बराबर। बट एक चीज़ सोच के देखो, ये मास m इस पॉइंट का मास थोड़ी है। ये जो टोटल मास है इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है भाई, छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल का अपना मास है। तो इन सभी पार्टिकल का क्योंकि अपना अपना मास है ऑलरेडी, तो होगा क्या, हर एक पार्टिकल का अपना अपना वेट भी एक्ट कर रहा होगा नीचे, बिल्कुल एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी हर पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रही है, तो हर एक पार्टिकल का क्या कर रहा है बेटा, नीचे की तरफ वेट भी एक्ट कर रहा है। तो ये तो बहुत सारे, क्योंकि मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो नीचे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वेट लग रहे हैं। तो हमने बोला यार इतने सारे फोर्सेस लगाने की बजाय सिर्फ एक फोर्स लगाते हैं, और एक फोर्स जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला। कि ग्रेविटी का सारा फोर्स एक पॉइंट पे लगाया जा सकता है। जिस एक पॉइंट पे सारा फोर्स आप लगाओगे उस एक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटी का फोर्स इस सेंटर पे लगेगा और कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे लगाओ, जिससे कि सारे कैलकुलेशन हमारे ठीक बैठ जाएंगे। क्लियर है? जनरली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जनरली स्पीकिंग
कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो जिस तरह की ये है एक सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो भी इसके सेंटर के हिसाब से लगाएंगे, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो भी इसके सेंटर पे लगेगा, ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट है तो भी इसके सेंटर पे यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स के ऊपर लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी ऑब्जेक्ट्स का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि बॉडी के ऊपर ही हो, ये बॉडी के बाहर भी एक्ट कर सकता है। क्लियर है? ज़रूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ऊपर ही हो, ये बाहर भी एक्ट कर सकता है। राइट, ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। मान लो कि यह एक रिंग है, क्लियर है, यह क्या है, एक रिंग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है भाई यहाँ पे होगा। तो ये रिंग का ऑब्जेक्ट तो सिर्फ पेरिफेरी पे एग्जिस्ट करता है, रिंग की बॉडी तो सिर्फ बाहर होती है, तो इस वजह से इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट से बाहर हुआ ना। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स आउटसाइड द बॉडी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमें सोचना है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं बेटा। देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इर्रेगुलर लैमिना। अब देखो, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, इनका तो हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर फाइंड आउट करो और उसी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दो। लेकिन अगर कोई इर्रेगुलर शेप हो और स्पेसिफिकली लैमिना की बात करी गई है, लैमिना क्या होता है बेटा? यह होता है 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप को लैमिना बुलाया जाता है। तो अगर कोई भी इर्रेगुलर शेप का लैमिना है, जैसे कि ड्रॉ कर लेते हैं, रैंडमली हमने बोला कि एक इर्रेगुलर शेप का लैमिना है, मुझे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 3 होल्स ड्रिल कर देंगे, अलग अलग फार अपार्ट करके हम क्या करेंगे, 3 होल्स ड्रिल कर देंगे। फिर एक होल के थ्रू इसे लटका देंगे, मान लो इस होल से हमने इसे लटका दिया और एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? अगली बार इस सेम ऑब्जेक्ट को यहां से पकड़ के इस होल से लटका देंगे। समझें इस चीज को ध्यान से। एक बार हमने इसे इस होल से लटका दिया और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? सिमिलरली फिर क्या करेंगे, इस सेम ऑब्जेक्ट को इस होल से पकड़ के लटका देंगे और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली फिर क्या करेंगे यार, जो लास्ट होल है हम वहां से इसके ऊपर पकड़ेंगे और वहां से लटका देंगे, तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो जहां पे भी तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं, जिस पॉइंट पे तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कैसे फाइंड आउट किया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने 3 होल्स को ड्रिल किया, एक एक करके एक होल से लटकाया, एक से लटकाया वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरे से लटकाया फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, फिर तीसरे से लटकाया और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, वो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाएगा। तो प्रैक्टिकली इर्रेगुलर शेप्स जो होती हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स, उनका ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेट अस प्रोसीड। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? पहले हम सीखते हैं कि ये सर्कुलर मोशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि यह एक पेड़ है, ठीक है जी, यह एक पेड़ है, इस पेड़ के साथ हमने क्या किया है, इस पेड़ से एक रस्सी को हमने बांध दिया, ठीक है, एक रस्सी जो है यहाँ पे बंधी हुई है, और इस रस्सी के साथ हमने एक इंसान को भी बांध दिया है। इस रस्सी के साथ क्या है भाई, एक इंसान है, वो भी इस रस्सी के साथ बंधा हुआ है। क्लियर है? ठीक है जी, ये इस रस्सी के साथ बंधा हुआ है। तो अब आप सोचोगे क्योंकि ये रस्सी के साथ बंधा हुआ है तो ये कहीं जा नहीं सकता। ऐसा एंटायरली ट्रू नहीं है, वो एक लिमिट के अंदर अंदर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई डॉग आ गया, इसके पीछे पड़ गया, कुत्ता इसके पीछे पड़ गया भाई, तो ये इसे भागना तो पड़ेगा ही, भले वो बंधा हुआ है लेकिन उसे भागना पड़ेगा। लेकिन वो भागेगा कैसे? बार बार इस पेड़ के चक्कर लगा सकता है वो, है कि नहीं? क्या करेगा वो? he will try to revolve around the tree so that he can escape the dog. Is it clear? तो अगर टॉप से अगर हम इसका मोशन ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो ये कैसा नजर आएगा? यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्री है, मैं मान लेता हूँ ये क्या है, ये है ट्री है, और
ये जो है ये क्या है, दिस इज पर्सन, ये पर्सन है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये चलना चालू करेगा और एक ये सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता रहेगा, ये घूमेगा पेड़ के अराउंड, तो एक सर्कल वाला पाथ बना लेगा। तो जब आप जिस पाथ में चलते हो उसकी शेप सर्कुलर हो तो आपके मोशन को क्या बुलाया जाएगा, सर्कुलर मोशन बुलाया जाएगा। इज इट क्लियर? वो मोशन जिसमें आपके द्वारा चला गया पाथ सर्कुलर हो, इस टाइप के मोशन को हम क्या बुलाते हैं, सर्कुलर मोशन बुलाते हैं। तो फिर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है, पहले तो वर्ड सीखते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म का मतलब है जिसके अंदर कांस्टेंट स्पीड हो। अगर कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर सर्कल वाला पाथ होगा तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। अब मैं कह रहा हूं कांस्टेंट स्पीड भी हो, सर्कुलर पाथ भी हो, तो मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका मतलब मान लो कि आप एक गाड़ी से गोल गोल चक्कर लगा रहे हो और हर समय पे आपकी जो स्पीड है दैट इज लेट अस से 30 किलोमीटर पर आवर। आप थोड़ा आगे गए, फिर आपने देखा आपकी जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। फिर आप इधर आए तो भी आपकी स्पीड 30, फिर आप इधर आए तो भी आपकी स्पीड 30। तो आपकी स्पीड थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन कांस्टेंट है, एंड बिकॉज आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर आपका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इज इट क्लियर? इस टाइप के मोशन को हम क्या बुलाते हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बुलाते हैं। अब सोचो इसके अंदर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा इस पूरे सर्कल की बाउंड्री जितना होगा। अच्छा जी, सही है। अब अगर ये सर्कल का रेडियस r है, r रेडियस वाले सर्कल की बाउंड्री जो है क्या वो 2 पाई r के बराबर होती है? तो अगर आप 2 पाई r जितना बाउंड्री कवर कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस भी तो 2 पाई r आएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, तो स्पीड क्या आ जाएगा 2 पाई r अपॉन टाइम। तो सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड इस फॉर्मूला से हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से स्पीड का वैल्यू लिखा जाता है। क्लियर हुआ जी सबको? ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपने एक हाथ से, आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक पत्थर बांधा हुआ है, एक स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग है आपके पास, दिस इज अ स्ट्रिंग, और आप क्या कर रहे हो, इसे गोल 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 घुमा रहे हो। क्लियर है? आप इस पत्थर को एक स्ट्रिंग के साथ पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हो। मान लो जैसे ही ये पत्थर, ये आप इस डायरेक्शन के अंदर घुमा रहे थे, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर घुमा रहे हो, मान लो ये पत्थर घूम के यहाँ पे आया था, इस मोमेंट पे था, और आपके हाथ से स्ट्रिंग छूट गई, तो ये बिल्कुल सामने जाके गिरेगा, है कि नहीं? ये पत्थर यहाँ से एकदम सीधा जाएगा। मान लो पत्थर यहाँ पे था और आपके हाथ से स्ट्रिंग छूट गई, तो ये पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा और दूसरे कलर में ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ पे पत्थर था, स्ट्रिंग छूट गई, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे पत्थर था और ये स्ट्रिंग छूट गई, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली किसी भी मोमेंट पे अगर पत्थर आपके हाथ से छूट जाता है तो उसकी डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में तो जाएगा ना पत्थर, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, ये होता है along द टेंजेंट, along द टेंजेंट। यह टेंजेंट के along इस डायरेक्शन को लिखा जाता है। इज इट क्लियर? टेंजेंट क्या है भाई? टेंजेंट वो लाइन होती है जो एक ही पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है जो एक ही सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करता हुआ जाए, यानी कि टेंजेंट के अलॉन्ग। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अब कुछ फोर्सेस की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है जी। जैसे कि पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन के डिफरेंस की बात करते हैं।
बहुत ही सिंपल है, देखो यार, लीनियर मोशन वो होता है जो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हो। क्लियर है? लीनियर मोशन कौन सा है बेटा? जो कि होता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? इन ए सर्कुलर पाथ। इज इट क्लियर? सर्कुलर मोशन किसके अंदर होगा? हमेशा एक सर्कुलर पाथ के अंदर होगा। बात आ रही है सबको समझ में? ठीक है। इसमें क्या होता है? जो लीनियर मोशन है, एक और चीज सीखते हैं हम इसके बारे में, कि वेलोसिटी जो होती है इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस लाइन का क्या मतलब है? कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है। इसका मतलब अगर आप एक लाइन में जा रहे हो, आप सीधा चल रहे हो, तो आप जिधर जा रहे हो आपका उधर ही वेलोसिटी है। इज इट क्लियर? अगर आपका लीनियर मोशन है तो वेरेवर यू आर गोइंग उसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी जो है वो लग रहा होगा। लेकिन जैसा कि हमने सर्कुलर मोशन में अभी देखा, इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? यह होता है अलोंग द टेंजेंट। और टेंजेंट किस पे ड्रॉ करना है? टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। तो ये कुछ एक चीजें जो हैं ये हमने ध्यान रखनी है कि सर्कल में अगर आप गोल 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 घूम रहे हो तो उस मोमेंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो उस टेंजेंट के अलोंग आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। लेकिन अगर आप लीनियर मोशन में जा रहे हो तो जिधर आप जा रहे हो उधर ही आपका वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन आएगा। और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि ये जो है ये एक्सेलरेटेड नॉन एक्सेलरेटेड दोनों होता है, लेकिन सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड ही होगा। ये क्यों होगा? एक ऐसा होगा, जरा कमेंट करके बताओ कि सर्कुलर मोशन ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है। चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो भी सर्कुलर मोशन को हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन बताया जाता है। इसका क्या रीज़न है, ज़रा कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है? तो आगे प्रोसीड करते हैं। ये कुछ एक डिफरेंसेस हमने देखे। अब हम बात करेंगे दो टाइप की फोर्सेस की, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहली बात, ये फोर्सेस कौन सी हैं जो सर्कुलर मोशन के दौरान लगती हैं, और कोई मोशन में इन फोर्सेस को मत लगा देना भाई। हमेशा सर्कुलर मोशन में लगने वाली फोर्सेस ही होती हैं। एक होती है सेंट्रीपिटल, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है? तो इसी के बारे में बात करेंगे। और किसी सिनेरियो में सर्कुलर मोशन के अलावा कोई सिनेरियो के अंदर इसे नहीं लगाना, ठीक है? पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप सीधा जा रहे हो, ठीक है? आप सीधा जा रहे हो, आप सीधा जा रहे हो, और इवेंचुअली आपसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वाज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई आपको खींच लेता है या आपको कोई पुल कर लेता है या धक्का दे देता है आपको, ठीक है? तो आपका जो डायरेक्शन है, पहले आप सीधा जा रहे थे बट इस डायरेक्शन में किसी ने आपको खींच लिया, तो आप टर्न हो जाओगे थोड़ा सा, है कि नहीं? फिर आप इस डायरेक्शन में जाने लगोगे। फिर क्या होगा? आपको इधर से कोई पुल कर रहे, फिर क्या होगा? फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर आप स्ट्रेट जा रहे हो, फिर इस तरफ अगर आपको कोई पुल कर ले, फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इवेंचुअली अगर आप सर्कुलर मोशन में जाना चाहते हो तो हमेशा आपका डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होना चाहिए। तो ये जो फोर्स लगता है बार बार लगातार डायरेक्शन चेंज कराने के लिए, इस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह एक सर्कुलर मोशन हम बनाया हमने। अब देखो, इस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहता था, बट क्या हुआ? क्योंकि वो रस्सी से बंधा हुआ था तो रस्सी ने इसको खींच के, थोड़ा सा रस्सी ने इसे अंदर की तरफ पुल किया। यह फोर्स है। फोर्स कोई बोलते हैं ना पुश और पुल। और ये जो रेड में मैंने ड्रॉ किया, यह वेलोसिटी का डायरेक्शन है, राइट? तो ये सीधा जा रहा था लेकिन हमने इसको पुल किया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी ऐसे बन जाएगी। क्लियर है? लेकिन फोर्स तो लगना है, रुकेगा नहीं, फोर्स अभी भी लग रहा है। तो क्या होगा? फिर से ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब ये चेंज हो गया, ऐसा हो जाएगा। अब ये लगातार होता रहेगा, इसका फोर्स का डायरेक्शन जो है, जब तक इस पे फोर्स लगता रहेगा तब तक ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये क्या करता रहेगा बेटा? वेलोसिटी का डायरेक्शन इसे बदलता रहेगा।
इस तरीके से। तो ये जो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, बार बार देखो, आप सीधा जाना चाहते हो, फोर्स लगा डायरेक्शन बदल दिया, फिर फोर्स लगा डायरेक्शन बदल दिया, फिर फोर्स लगा डायरेक्शन बदल दिया। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं भाई? ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, बार बार आपको सेंटर की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेंटर तक ले जा नहीं पाता। क्लियर है? सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम क्या बुलाते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बुलाते हैं। पर्पस क्या है? बार बार आपकी डायरेक्शन को बदलते रहना, ताकि आप गोल गोल घूमते रहें, आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहे, आप गोल गोल घूमते रहेंगे उसी सिनेरियो में। क्लियर हुआ जी सबको? अब दूसरे टाइप की फोर्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मान लो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी के अंदर आप बैठे थे और लेट अस से कि आपके हाथ में एक ग्लास ऑफ वाटर है। यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, लेट अस से कि दिस इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर और ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। ग्लास ऑफ वाटर जो है पानी से भरा हुआ है। अब हुआ क्या, जिस गाड़ी में आप बैठे थे वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर चल रही है, बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है वो, तो बार बार सर्कुलर मोशन के अंदर गाड़ी जा रही है। क्लियर है? तो क्योंकि गाड़ी घूम रही है तो आपका पानी गिरने का चांस है। आपने वैसे भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, गाड़ी एक तरफ मुड़ती है तो आपको दूसरी तरफ झटका लगता है या दूसरी तरफ आप स्विंग हो जाते हो ऑटोमेटिकली। तो मान लो आपके हाथ में ग्लास ऑफ वाटर है, आप सीधा जा रहे थे, गाड़ी एक तरफ उधर मुड़ गई तो पानी दूसरी तरफ जाके गिरता है कि नहीं? वो क्यों गिरता है? क्योंकि उसके ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लो अगर टॉप से देखा जाए तो इस जगह पे मान लो ग्लास ऑफ वाटर था, तो ये ग्लास ऑफ वाटर टॉप से देखा जाए तो ऐसा नजर आएगा आपको। तो होगा क्या, जैसे ही आप इस गाड़ी के साथ साथ ग्लास को मोड़ने की कोशिश करोगे, ये जो पानी है ये बाहर की तरफ स्पिल आउट होने की कोशिश करेगा। अगर ये पानी यहाँ पे होगा तो ये बाहर की तरफ स्पिल आउट होने की कोशिश करेगा। राइट? इज दैट क्लियर? अगर आप इसको कोई बकेट को पकड़ के भी गोल गोल घुमा देते तो पानी बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करता है यार भैया, बाहर की तरफ टेढ़ा हो जाता है पानी एक तरफ। राइट? तो यह जो फोर्स इसे बाहर की तरफ ले जाना चाहता है, इस बाहर की तरफ ले जाने वाले फोर्स को हम क्या बुलाते हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो, दो टाइप के फोर्स हमने पढ़े हैं। एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, यह कौन सा फोर्स है? यह है सेंट्रीपिटल फोर्स, यह सेंट्रीपिटल फोर्स है। और एक वो फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, और ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है भाई, ये फोर्स कैसा है? यह एक इमेजिनरी फोर्स है जो बाहर की तरफ गिरवाना चाहता है। ठीक है, इसे स्यूडो फोर्स बुलाते हैं। बाद में जाके आप सीखोगे कि स्यूडो फोर्स होता क्या है। तो ये इमेजिनरी फोर्स, इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? तो ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ या सेंटर से दूर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये मेन जो कंसेप्ट्स हैं आपके फोर्स के चैप्टर में, वो हमने आज सारे कवर किए हैं। इसके साथ आपका जो फोर्स का चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आपके जो भी डाउट्स हों आप वो बता सकते हैं, कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो सारे डाउट्स कवर हो जाएं। एंड ऑल्सो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप लोगों स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करना है कमेंट में मेंशन करो। अगला फिजिक्स का चैप्टर वही स्टार्ट होगा जो आप लोग बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।